Hello students, good morning to all of you. Students, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग कैपिटल बस्टिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे। कैपिटल बस्टिंग क्या होती है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं और उन मेथड्स में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, हम कैसे उनका यूज़ करेंगे, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में की। देखिए, कैपिटल बस्टिंग जो है वो है दीर्घकालीन विनियोजन की एक तकनीक है और जिसकी मदद से हम हमारे पास जो उपलब्ध विकल्प होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, उसमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन करते हैं और इनका चयन करने में हमें कैपिटल बस्टिंग के जो मेथड्स हैं, पूंजी बस्टन की जो विधियां हैं, वो हमारे काम में आती हैं। अपन ने पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, बेल आउट पे बैक पीरियड, पे बैक रेसिप्रोकल, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इन सारे मेथड्स के बारे में हमने बात की। स्टूडेंट्स, इन सारे मेथड्स में मैं आपको बार बार एक चीज बताता था, कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो और एक कैश आउटफ्लो। तो इन मेथड्स को लागू करने में ये दो शब्द जो है ना, ये जो चीजें हैं, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे आपके सामने दो परफॉर्मे बनाए हैं, एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, और दूसरा भी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, वो भी कैश इनफ्लोज का ही है। यानी हम कैश इनफ्लोज को दो तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, शो कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें सवाल में नेट सेल्स दी हुई होती है, जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से मैंने लिखा है लेस ऑल प्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन और टैक्स के अलावा जो भी ऑपरेटिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी खर्चे आपको सवाल में दिए हुए हों, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, फिक्स्ड कॉस्ट हो, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, इंटरेस्ट का, कोई भी खर्चा हो डेप्रिसिएशन और टैक्स के अलावा, वो आप बिक्री में से घटा देंगे। अब ये एक सामान्य सी बात है कि जब हम बिक्री में से लागत को घटाते हैं और बिक्री ज़्यादा है, लागत कम है, तो जो अंतर होता है वो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे शब्द जो है वो प्रॉफिट की जगह इनकम काम में लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपने सेल्स में से सारे खर्चे घटा दिए, तो घटाने के बाद में जो इनकम आ रही है वो आ रही है इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसका मतलब ये इस इनकम में से न तो डेप्रिसिएशन घटा हुआ है और न टैक्स घटा हुआ है। अब हम सबसे पहले इस इनकम में से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। डेप्रिसिएशन का निकालने का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। जो कॉस्ट की इनिशियल कॉस्ट होती है, असेट्स की जो इनिशियल कॉस्ट होती है माइनस स्क्रैप वैल्यू, उसमें से स्क्रैप वैल्यू को हम लेस करेंगे और फिर उसका भाग देंगे किसमें, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स, जो जीवन काल है उसका भाग दे देंगे, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन घटाते ही आप देखिए आगे आने वाली चीज क्या आई, इनकम बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को माइनस करते ही वो बिफोर से आफ्टर हो गया। ओके, उसके बाद में देखिए हमने किया है लेस टैक्स, और टैक्स घटाने के बाद जो इनकम आई है वो है इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। यानी अभी दोनों चीज बिफोर थी, बिफोर ही डेप्रिसिएशन था, बिफोर ही टैक्स था, हमने डेप्रिसिएशन को भी घटा दिया और हमने टैक्स को भी घटा दिया, तो दोनों चीजें जो हैं वो आफ्टर होगी। यदि हमें ARR निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो हम हमेशा इनकम काम में लेंगे, इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। ओके, बाकी जितने भी मेथड हैं
पे बैक पीरियड से रिलेटेड हो, प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड हो, IRR से रिलेटेड हो, सब में हमें क्या करना है आगे बताता हूं। अब जब इनकम आफ्टर टैक्स और आफ्टर डेप्रिसिएशन आ गया, आप इसमें डेप्रिसिएशन को दोबारा जोड़ दीजिए, ऐड डेप्रिसिएशन। तो जब आपने डेप्रिसिएशन दोबारा जोड़ा तो ये आपका नेट कैश इनफ्लो आ गया। क्या इनकम आई? इनकम आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हमने दोबारा जोड़ दिया तो आफ्टर से बिफोर हो गया। अब आप कहेंगे जी ये डेप्रिसिएशन तो बिफोर पहले से ही था। सबसे पहले जो हमने इनकम देखी उसमें इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स था, तो डेप्रिसिएशन तो पहले से ही बिफोर था जी। आप उसमें से टैक्स घटा देते तो वो बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स हो जाता। ये सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, टैक्स हमेशा नेट अमाउंट से घटता है और अमाउंट नेट यानी शुद्ध तब होगी जब आप उसमें से पहले डेप्रिसिएशन का खर्चा भी घटा देंगे। इसलिए मैंने टैक्स घटाने के पहले क्या घटाया है? डेप्रिसिएशन घटाया है। तो इस प्रकार से आप डेप्रिसिएशन घटाएं, आप टैक्स घटाएं, फिर आप डेप्रिसिएशन दोबारा जोड़ दें, तो आपकी जो इनकम आएगी वो आएगी इनकम आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, और इसी को हम नेट कैश इनफ्लो कहते हैं। सारे मेथड्स में आपको ये परफॉर्मा काम में आने वाला है, इसे अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। मैं आपको PDF भेजूंगा ग्रुप पे, उसमें और अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। इसी चीज को दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, अलग चीजें सवाल में दी हुई हों तब हम इसे कैसे निकालेंगे। तो देखिए कि जो सेकंड परफॉर्मा है ये भी कैश इनफ्लो ही है, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग ऊपर सेविंग्स जोड़ लेंगे पहले और नीचे हम लोग कोस्ट को जोड़ लेंगे। देखिए एस्टिमेटेड सेविंग्स, तो सेविंग्स कौन कौन सी? एस्टिमेटेड का मतलब अनुमानित। सेविंग इन डायरेक्ट मटेरियल, फिर सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, सेविंग इन स्क्रैप या और कोई भी सेविंग आपको दी हुई है उनको आपने जोड़ लिया, यानी एक तरीके से टोटल सेविंग्स आ गई आपकी, यानी टोटल ऑफ ए, या मैं कहूँ टोटल इनकम आ गई आपकी। ओके, फिर नीचे एस्टिमेटेड एडिशनल कोस्ट। अब कोस्ट कौन कौन सी हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल की, इनडायरेक्ट लेबर की, मेंटेनेंस की, सुपरविजन की, और साथ में मैंने एक चीज यहाँ पे और जोड़ दी, डेप्रिसिएशन भी। डेप्रिसिएशन भी मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिया। तो आप देखिए ये सारे खर्चे आपने एक जगह पे लिख लिए, टोटल ऑफ बी आ गया। अब आप ऊपर वाली जो सेविंग्स थी यानी इनकम थी उसमें से आप ये कोस्ट घटाएंगे, खर्चे घटाएंगे, तो आपकी नेट सेविंग आ जाएगी। और जो नेट सेविंग आई वो क्या आई? नेट सेविंग बिफोर टैक्स। और बिफोर डेप्रिसिएशन भी होती है, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन ऊपर माइनस कर दिया है, इसलिए वो बिफोर टैक्स हुई। अब इस नेट सेविंग को मैं ये भी कह सकता हूं इनकम बिफोर टैक्स। ओके, अब आप इसमें से टैक्स घटा दो, क्योंकि हम पहले डेप्रिसिएशन घटाते हैं, फिर टैक्स घटाते हैं, फिर डेप्रिसिएशन दोबारा जोड़ते हैं। तो यहां पे मैंने डेप्रिसिएशन ऊपर ही घटा दिया, एडिशनल कॉस्ट में जोड़ के घटा दिया, तो डेप्रिसिएशन तो माइनस हो गया। उसके बाद में हमने टैक्स भी माइनस कर दिया। टैक्स माइनस करते ही जो इनकम आई वो क्या आई? इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। इट मींस इनकम आफ्टर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। ओके, और इसे हम किस में काम में लेंगे? जब हम ARR निकालेंगे। और फिर हमने डेप्रिसिएशन दोबारा जोड़ दिया, तो डेप्रिसिएशन दोबारा जोड़ते ही हमारा नेट कैश इनफ्लो आ गया, जिसको हम क्या कहेंगे? इनकम आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट्स, इनकम आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन को ही हम लोग नेट कैश इनफ्लो कहते हैं। और एक चीज बार बार आएगी, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो का मतलब होता है किसी परियोजना की लागत। उसे आप प्रोजेक्ट कोस्ट कह सकते हैं, इनिशियल कोस्ट कह सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। ये आपको 99% किसी भी क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा ये मैंने आपको आज बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेथड वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन। तो अब मेरा आपसे ये निवेदन है कि मैंने आपको कैपिटल बस्टिंग के जितने भी वीडियो भेजे हैं वो सारे आपने देख लिए होंगे। नहीं देखें तो उसे एक कॉपी पेन लेके आप सारे के सारे वीडियो देखें।
मैंने आपको जो PDF भेजा है उसमें मैंने लिख के भी आपको ये सारे फॉर्मूलेज दिए हैं। आपकी भी वीडियो में नहीं कोई चीज़ छूट जाती है, आप उसमें भी देख सकते हैं। देख के आप इसे कॉपी में लिखिए। लिखने के बाद आपको कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछें, मैं आपको, या मुझे मैसेज डालें, मैं आपको इस आपकी समस्या का समाधान करूंगा और फिर हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।